काली बहू और गोरी सौतन का एक कमरा। अरे कौशल्या, हमारे बेटे राज और बहू गीता की शादी को आज पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें अपने पोता पोती के साथ खेलना नसीब नहीं हुआ। बहू और बेटे के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? कह तो आप ठीक ही रहे हैं, मैं इस बारे में गीता बहू से बात करती हूँ। सुशील, कौशल्या, उनका बेटा और उसकी पत्नी गीता एक कमरे वाले घर में रहते थे। पैसे की कमी होने की वजह से इनको एक छोटे से घर में ही रहना पड़ता था। सुशील और कौशल्या तो गीता को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गीता का काला रंग होने की वजह से राज गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आप तैयार हो गए? लीजिए आपकी चाय। कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। तेरी इस काली और बदसूरत शक्ल को देखकर मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। आप क्यों मुझे ये बार बार याद दिलाते हैं कि मैं काली और बदसूरत हूँ? मैं जैसी भी हूँ आपकी पत्नी हूँ। हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, समझी? और आइंदा मेरे सामने सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मत आना। राज के ये कठोर शब्द गीता के दिल में बिल्कुल तीर लगने का काम करते हैं। एक कमरे का घर होने की वजह से गीता की सास कौशल्या अपने बहू और बेटे की सारी बात सुन लेती है। तू रो मत बहू, तेरी सास अभी जिंदा है। मैं क्या करूं माँ जी, मैं इनके लिए इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी वो मुझे बस मेरे इस काले रंग की वजह से पसंद नहीं करते हैं। बहू, तू ज्यादा मत सोच। जब इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगी। माँ जी, मैं आपको कैसे बताऊं? कहने को तो हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन इन्होंने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है। शादी के इतने साल के बाद भी मैं आज तक कुंवारी हूँ। एक कमरे में रहने के बावजूद भी हम अलग होकर ही सोते हैं। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कौशल्या को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। अब वो गीता और राज को एक करने का प्लान बनाती है। वो गीता को अच्छे से तैयार करके कमरे में ले जाकर बिठा देती है। गीता को लग रहा होता है कि आज उसके और उसके पति के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी कि तभी कमरे में राज आ जाता है। ये क्या, यहाँ क्यों बैठी है? जाकर मेरे लिए खाना ला। देखिए, मैंने आज आपकी फेवरेट पिंक कलर की साड़ी पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल बंदरिया दिख रही है। उप्स, सॉरी। अगर बंदरिया भी तैयार होगी ना तो वो भी तुझसे बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। मैं तुम्हें बंदरिया बोलकर बेचारी बंदरिया की ही बेइज्जती कर रहा हूँ। इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है और गीता बस रोती रह जाती है। अगले दिन जब राज अपने ऑफिस जाता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम महिमा था और ये इस कंपनी के मालिक की बेटी थी। राज को वो लड़की पहली ही नजर में पसंद आ जाती है और महिमा को भी पहली नजर में राज पसंद आ जाता है। अब दोनों की धीरे धीरे मुलाकात होने लगती है। महिमा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं राज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राज अपने घर में इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और महिमा से शादी कर लेता है और महिमा को अपने घर में साथ ले आता है। माँ, देखो कौन आया है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने शादी कर ली? आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हाँ, आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मैं चुप रही। आपने मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, मैं चुप रही। आपने हमेशा मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया, मेरी बेइज्जती की, मैं फिर भी चुप रही। लेकिन आज तो आप मेरी सौतन ही ले आए। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी खराब की? मैंने तुझसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, माँ की जबरदस्ती से मैंने तेरे से शादी की थी, समझी? राज अपनी न्यू वाइफ के साथ कमरे में चला जाता है और गीता बेचारी रोती रहती है। राज बेबी, मुझे क्या मेरी सौतन के साथ एक कमरे में रहना होगा? हाँ बेबी, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, फिर इसके बाद हम दूसरे घर में चले जाएंगे। राज, महिमा और गीता एक ही कमरे का घर होने की वजह से एक ही कमरे में रहते हैं। महिमा और राज साथ में ऊपर बेड पर सोते हैं और बेचारी गीता जमीन पर सोती है। महिमा घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। महिमा घर का सारा काम गीता से करवाती है। ओ महारानी, खाना बना या नहीं बना? मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा काम करूँ। गीता के इस जवाब से महिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। महिमा की रोने की आवाज सुनकर राज महिमा के पास आ जाता है और कहता है, क्या हुआ महिमा डार्लिंग, तुम रो क्यों रही हो? राज, मैंने गीता से खाना मांगा तो इसने मुझे मना कर दिया और मुझे खरी खोटी सुनाया। राज जैसे ही ये सुनता है तो वो गीता को थप्पड़ मार देता है और महिमा को कमरे में ले जाता है। महिमा को ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राज, तुम्हारा घर कितना छोटा है। मैं इस छोटे से घर में एक ही कमरे में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम जल्दी से जल्दी बड़ा घर ले लो। महिमा, तुम मेरे घर के हालात को जानती हो ना।
मैं इतना बड़ा घर अभी नहीं ले सकता, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुमने तो कहा था कि तुम जल्द से जल्द घर ले लोगे, तो अब क्या हुआ? हाँ मैंने कहा था, पर इतनी जल्दी नहीं। अभी तुम्हें गीता के साथ इसी कमरे में रहना होगा। अपनी सौतन के साथ एक ही कमरे में रहने की वजह से महिमा और राज के बीच रोज लड़ाई होना शुरू हो जाती है। एक दिन जब महिमा बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है तो उसे विकी नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। विकी, तुम यहाँ? महिमा, तुम यहाँ और वो ऐसी हालत में? तुमने शादी कर ली? मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, बट तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं क्या करता महिमा, मुझे मेरे डैड ने पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया था, इसलिए मेरा तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं इंडिया वापस आ गया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं क्या करती विकी? मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैंने अपनी कंपनी के एक मामूली एम्प्लॉय से शादी कर ली। महिमा विकी को अपनी शादी की सारी बातें बताती है कि कैसे वो अपनी सौतन के साथ एक ही कमरे में रहती है। क्या तुम पागल हो गई हो? अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद जो हो गई है। ऐसा नहीं है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? महिमा विकी से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और महिमा विकी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए चली जाती है। वो जाने से पहले अपने पति के लिए एक नोट छोड़ देती है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है अपने पुराने प्यार के साथ। जिसे पढ़कर राज, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ये किया। मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी के साथ ऐसा किया, मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। राज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी पत्नी गीता से माफी मांगता है। गीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मेरे भगवान हैं। गीता राज को माफ कर देती है। अब दोनों खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। कृतिका कंचन की सबसे बड़ी बहू थी। उसका रंग तो सांवला था लेकिन वो दिल की बहुत ही ज्यादा साफ थी। अरे माँ, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहू, बस जी किया चाय पीने का तो बनाने चली आई। अरे माँ, आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? आप मुझे बोल देती ना। कोई बात नहीं बहू, हमेशा मेरे सारे काम तू ही करती है। अगर आज मैं कर लूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देख, बातों बातों में चाय भी बनकर तैयार हो गई। चल दोनों सास बहू साथ साथ चाय पियेंगे। दोनों सास बहू आपस में गप्पे मारते हुए चाय की चुस्कियां ले रही थीं। भले ही कृतिका का रंग काला था लेकिन उसकी सास उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं कराती थी। कृतिका के पास भले ही गोरा रंग नहीं था लेकिन वो बहुत ही लंबे घने और खूबसूरत बालों की मल्लिका थी। बहू, किसी समय में मेरे बाल भी इतने ही सुंदर और लंबे थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब तो टेंशन ही इतनी है कि सर पर बालों से ज्यादा टेंशन खड़ी हुई है। माँ जी, आपके बाल भी वापस आ सकते हैं अगर आप केयर करो तो। अरे हाँ, बस कर ली केयर, अब इस सब का मन ही नहीं करता है। अब हमारा दौर चला गया है बहू, मेरी परछाई वैसे भी तू है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। उनके दिन इसी तरह खुशी खुशी बीत रहे थे। इसी तरह से समय बीत गया और कृतिका के तीनों देवरों की भी शादी हो गई। कंचन की तीनों बहुएं गोरी, चिट्टी और अमीर परिवार से थीं। आज उन तीनों की ही पहली रसोई की रस्म थी। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से तुम लोग हलवा और पराठे बनाकर तैयार कर लो। कृतिका बहू, तू अपनी देवरानियों की पहली रसोई में मदद कर। जी माँ जी। कंचन वहां अपनी चारों बहुओं को छोड़कर चली गई। चलो देवरानी जी, अब अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। कृतिका उन तीनों से बहुत ही अपनाहियत से बोली, लेकिन वो तीनों कृतिका को नीचा दिखाते हुए बोली, जेठानी जी, खाना बनाना हमें भी आता है और वो भी हाई क्लास। हमें आप जैसे लुच्चों से सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जेठानी जी ने सही कहा, आप यहाँ से चली जाइए, वरना कहीं आपका परछावा पड़ने से हमारा खाना जलकर काला कलूटा ना हो जाए। ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रहे हैं। वैसे माँ जी ने आपको क्या सोचकर इस घर की बड़ी बहू बना दिया? मुझे तो आपके काले चेहरे और इन लंबे झुंडों के अलावा कुछ भी खासियत नजर नहीं आती। तीनों देवरानियों ने मिलकर कृतिका को बहुत सुनाया। वो बेचारी अपना छोटा सा मुंह लिए किचन से बाहर आ गई। क्या हुआ बहू, अपनी देवरानियों की मदद नहीं की तूने? माँ, वो खुद खाना बना लेंगी, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। सभी खाने के टेबल पर इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद तीनों देवरानियां खाना बनाकर रसोई से बाहर आ गईं और सभी को खाना परोसा। अच्छा बना है, बस हलवे में मीठा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अरे पराठे में तेल जरा सा ज्यादा है, बाकी सब परफेक्ट है।
बड़ी बहू तो एकदम हिसाब से सारी चीजें डालती है। चलो कोई नहीं, तुम्हें भी वक्त के साथ साथ अच्छा खाना बनाना आ जाएगा। ससुर जी, भाभी जी तो अपनी गरीबी की वजह से तेल वगैरह सोच सोच कर डालती हैं। हमारा हाथ तो इन चीजों पर खुला हुआ है, हम ये सब डालने में कंजूसी नहीं करते। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुनकर उनका ससुर एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर काम पर चले गए तो वहीं दूसरी तरफ सारी बहुएं भी काम में लग गईं। कृतिका खड़ी हुई खिड़कियां साफ कर रही थी। इन खिड़कियों पर तो कितनी धूल हो रही है। इन्हें तो अब कॉलिन से ही साफ करना पड़ेगा। काम करते हुए कृतिका के बाल हवा चलने की वजह से लहराने लगे और वो उड़ते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, जिन्हें देख कंचन बोली, वैसे जो भी कहो बहू, भले ही तेरे पास गोरा चिट्टा रंग नहीं है, लेकिन खूबसूरत बालों की मालकिन तो तू ही है। वरना जरा अपनी देवरानियों को देख, भले ही शक्ल चांद के टुकड़े जैसी है, मगर सर पर से तो तीनों ही परकटी हैं। अपनी सास के मुंह से अपनी बुराई और कृतिका की तारीफ सुनकर तीनों देवरानियां गुस्से से लाल पीली हो गईं और एक अलग कमरे में जाकर बोली, ये काला बंदर तो हमारे रास्ते का कीड़ा बने चली जा रहा है। मुझे तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी कि हमारी सास हमसे ज्यादा इस कल्लू की तारीफ करेगी। पता नहीं इस काली की जुल्फों ने माँ जी पर कौन सा जादू चला रखा है। अरे तो चलो इस जादू को काट देते हैं ना होंगे बाल, ना होगी इस कल्लू की तारीफें। तीनों देवरानियों ने कृतिका के बालों को कटवाने के लिए एक प्लान बनाया। मौका देखकर वो तीनों किचन में गईं और कृतिका के बनाए खाने में बाल मिला दिए। अब आएगा ना मजा, जब माँ जी को हरने वाले में बाल ही बाल खाने को मिलेंगे तो वो खुद ही इस काली माई गधे की ताई को गंजी मुर्गी बना देंगी। तीनों बहुएं खाने में बाल मिलाकर चुपचाप वहां से चली गईं। कुछ देर बाद जब कृतिका वहां आई और उसने अपने खाने में इतने सारे बालों को देखा तो वो परेशान हो गई। हे भगवान, ये मेरे खाने में इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? ये जरूर किसी की साजिश है, लेकिन अभी इस सब का टाइम नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कृतिका ने वो सारा खाना एक प्लास्टिक के बैग में भरा और उसे कूड़े में डाल दिया और वो बाजार से खाना लेकर घर आ गई। आज तो किसी तरह से बच गई। जैसे ही कृतिका ने अपनी सास को खाना परोसा तो उसकी तीनों बेसब्र खड़ी देवरानियां हैरान रह गईं। ये क्या? ये काली माई तो हमारी चाल से बचकर निकल गई। और काली ही तो है, पागल थोड़ी है। हमारी चाल ही बेकार थी, कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। इसी तरह से वो तीनों रोज कृतिका को किसी न किसी जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृतिका उनकी हर चाल को नाकाम कर रही थी। अब ऐसे ही चलते चलते 1 महीना बीत चुका था। मेरी तो समझ नहीं आता कि ये हमेशा बच कैसे जाती है। बस अब बहुत हुआ, माँ तो इनकी तारीफें करनी नहीं छोड़ेंगी। और तो और इनके सुंदर बालों को देखकर तो मैं बिल्कुल अंदर तक जल भुन जाती हूँ। अब मैं नहीं झेल सकती हूँ। बेला ने कैंची उठाई और बोली, आज माँ जी घर पर नहीं है, मौका अच्छा है, चलो कल्लों के परों को काट देते हैं। कृतिका आराम से अपने काम कर रही थी। अचानक ही प्रथा और बानी ने आकर उसे पीछे से दबोच लिया। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़े हुए हो? तेरे परों को काटने के लिए, समझी? बेला बस कृतिका के बाल काटने ही वाली थी कि तभी उनकी सास बाहर से घर वापस आ गई और उसने ये सारा मंजर देख लिया। अरे छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं आज इनके बालों को काट कर रहूंगी। कंचन ने अपनी बहू बेला को एक करारा थप्पड़ लगाया। होश में आ, ये कौन सा शैतान सवार है तेरे दिमाग पर? थप्पड़ खाते ही बेला शांत हो गई। अरे बेशर्मो, ये तुम्हारी जेठानी है और जिस तरह तुम्हारे पास गोरा रंग है उसी तरह इसके पास खूबसूरत बाल है। इसमें जलने की कोई बात नहीं है। और एक बात, अगर तुम तीनों को अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुओं को अकल आ गई। उन्होंने कृतिका से अपने किए के लिए माफी मांगी। हम बहुत गलत थे जेठानी जी, आप हमें माफ कर दीजिए। अगर इंसान दूसरों की खूबियों से ज्यादा अपनी खूबियों पर ध्यान दे तो कभी जलन जैसी भावना पैदा ही नहीं होगी। अब तुम मुझसे ज्यादा माफी मत मांगो। चारों देवरानी और जेठानी के बीच में अब जलन जैसी कोई बात नहीं थी। अब वो चारों ही मिलजुल कर हंसी खुशी साथ साथ रहती थीं।